हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे बैंक की जिसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी वीडियोज बनाए हैं और बताया है कि किस लेवल के ऊपर इस स्टॉक को खरीदना चाहिए ताकि डाउन साइड रिस्क कम हो और अप साइड रिवार्ड्स हमारे अच्छे बने, रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बनता हुआ नजर आए। अभी एक बीच में कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, बट जो लेवल आता हुआ नज़र आएगा उस लेवल के ऊपर ही हमें इसे खरीदना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बने। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आवरली चार्ट मैंने लगा रखा है और एक कुछ ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसे खरीदना चाहिए या फिर जो एक बाइंग जोन आता है, यहाँ सपोर्ट जोन होता है, उसके आसपास खरीदना चाहिए। अभी ये ना तो रेजिस्टेंस के पास में है और ना ही बाइंग जोन के आसपास है, तो इसे अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। और जिन्होंने पहले एंट्री बना रखी है उनके लिए क्या एडवाइस होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या न्यूज़ है इसके ऊपर और कैसे इसके टेक्निकल्स हैं, कैसे फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो येस बैंक आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था सोलर पे 60 पैसे का था और 5 मार्च को सोलर पे 40 पैसे के आसपास 1.20% के गिरावट के साथ ये बंद हुआ। हाई उस दिन का था सोलर पे 90 पैसे, लो था सोलर पे 30 पैसे, तो लो के आसपास ही आता हुआ बंद हुआ। 52 की वीक हाई देखेंगे 87.30, लो 5.65 के आसपास है। येस बैंक की अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं जो 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,39,87,000 के आसपास का 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम है। और फ्राइडे के सेशन में भी इसने 10,02,20,85,000 के आसपास का जो है वॉल्यूम दिया है, तो अपने एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही कहीं काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 5 मार्च 2021 का आप देखेंगे जो डिलीवरी परसेंटेज थी वो 36.8 के आसपास आई है और प्राइस जो है 1.5% के आसपास नीचे गया है। इसके बाद अगर 4 मार्च की बात करें तो 34.6% के आसपास की डिलीवरी इसके अंदर आई थी और 1.5% प्राइस जो था ऊपर गया था। 3 मार्च को भी अगर आप देखें तो 36.4, उससे पहले भी 36.4, तो ऑन एन एवरेज पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट 36 पॉइंट के आसपास ही जो है डिलीवरी परसेंटेज रही है। और फर्स्ट मार्च को था 27.1। वहाँ पर जो ड्रॉप इन वॉल्यूम डिलीवरी जरूर था पर राइज इन प्राइस था 3.5% जो था राइज किया था, बट डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम थी वहाँ पर, तो उसका राइज करना उतना जो था वॉल्यूम सपोर्ट उसे नहीं कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं जब राइज किया उसके बाद आप देखेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज बढ़नी स्टार्ट हुई। जब प्राइस राइज किया उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर जो है डिलीवरी परसेंटेज फिर इंक्रीज हुई और यहाँ पर फिर इंक्रीज हुई। तो आप देख सकते हैं जब ये स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होता है उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़नी स्टार्ट होती है, तो एक ट्रैक की तरह ऊपर के लेवल्स के ऊपर नज़र आता है। इसके बाद अगर हम देखें जो इंटरव्यू दिया है 5 मार्च को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैन ऐड टू शेयर होल्डर्स रिटर्न, बी पेशेंट। तो आप देख सकते हैं येस बैंक के सीईओ का कहना है थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा, पेशेंस रखिए। इसके अंदर जो चीज़ें थी 1 साल पहले की, हाउ आर थिंग्स डिफरेंट टुडे देन दे आर ईयर एगो। तो इनका कहना है कि जो 1 साल पहले जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं, एक तो सीरियस इश्यूज ऑन द गवर्नेंस साइड जो सब जानते हैं, जिसकी वजह से येस बैंक काफ़ी डाउन आया प्रमोटर्स की वजह से। दी बैंक वॉज नॉट एबल टू रेज कैपिटल रेज नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद इन्होंने एफपीओ निकाला था। देयर वॉज एन सीरियस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनप्रोवाइडेड स्ट्रेस एसेट्स, एनपीए जो सब जानते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड लोन्स थे इसके ऊपर। देयर वॉज ए मैसिव डिपॉजिट आउटफ्लो, और काफ़ी जो डिपॉजिट्स थे उनका आउटफ्लो हो चुका था और काफ़ी डिपॉजिट्स डाउन आ चुके थे। तो इस सब के ऊपर इन्होंने काम किया है और उसके बाद जब इन्होंने चीज़ों को संभाला तो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आया वो भी एक चीज़ थी। इसके बाद इनका कहना है कि 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑन एम्प्लॉयज। दोनों का ही जो मोटिवेशन था वो काफ़ी डाउन था, तो इन दोनों को भी ठीक करना था। इट वाज लीडिंग ए लार्ज वर्कफोर्स दैट वाज डीमोटिवेटेड, चाहे वो कस्टमर्स हों, बैंक की इमेज हो और चाहे वो एम्प्लॉयज हों जिनको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट का था वो रिस्क लग रहा था। वाई वॉज द प्रमोटर ग्रुप रिमूव फ्रॉम द शेयर होल्डिंग। इनका कहना है कि जो रिक्लासिफिकेशन किया गया, रिक्लासिफिकेशन इसलिए किया गया कि राणा कपूर के पास सिर्फ 900 शेयर्स थे और जो कंसेंट्स लेने थे उसका कुछ इसके अंदर सेंस नज़र नहीं आती क्योंकि शेयर्स बहुत कम थे और प्रमोटर ग्रुप में उनको इसलिए हटाया गया था, रिक्लासिफिकेशन उसका किया गया था।
तो यहाँ पूरा आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा बताया है। और यहाँ पर इनका कहना है कि जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो इन्वेस्टर्स हैं, येस बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स आर विजुअली फ्रस्ट्रेटेड विद द इरोजन ऑफ देयर वैल्यू इन ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो इनका कहना है कि कोविड की वजह से जो चीज़ें हुई हैं पिछले एक साल में, जिस हिसाब से फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, और आवर endeavor फॉर द नेक्स्ट 1 year इज दैट इफ देर इज ए क्रेडिट कॉस्ट इट शुड बी टेकन केयर ऑफ द रिकवरी। ऑन द अदर हैंड operating profits can add to our capital and shareholders return but people need to have bit of patience। तो पेशेंस यहाँ पर रखने के लिए कहा गया है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी चेंज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी चेंज होंगे, और ये उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो न्यूज़ देखेंगे आप, वो न्यूज़ है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और येस बैंक एंटर्स इनटू को लैंडिंग पार्टनरशिप फॉर रिटेल लोन्स। इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है रिटेल लोन्स के लिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड येस बैंक सेड ऑन फ्राइडे दे हैव एंटर्ड इन स्ट्रेटेजिक को लैंडिंग एग्रीमेंट टू ऑफर कस्टमाइज्ड रिटेल लोन्स फॉर होम बायर्स एट कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स। तो दोनों के लिए अच्छा ये एग्रीमेंट्स हैं और अच्छा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ये चीज़ें दी जाएंगी, जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी येस बैंक के साथ। और ये जो था 2020 में आरबीआई ने इस टाइप के प्रोविजंस किए थे कि एनबीएफसी और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो दोनों टाई अप्स कर सकते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट्स और रिस्क असेसमेंट जो सर्विसेज हैं उसके लिए किया जा सकता है। तो दोनों ही जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है और येस बैंक बैंक है, इनके बीच में ये टाई अप देखने को मिल रहा है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज ओपनड अप untapped opportunity in the retail home loan space. We have seen a steady demand among working class, especially individuals who have keen realized their dreams of owning homes. तो काफ़ी यहाँ से बताया जा रहा है कि डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और ये अच्छा एक स्टेप है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो येस बैंक है गॉट मेजोरिटी बॉट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर रुपीज 10,000 करोड़ मोपअप। तो इसके लिए 98.78 जो % वोटिंग हुई थी उसके अंदर शेयर होल्डिंग की अप्रूवल्स इनको मिल चुकी है फंड रेज करने के लिए 10,000 करोड़ जो पहले इन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद इन्होंने वोटिंग करवाई थी और उसके अंदर 98.78 की इनको रेजोल्यूशन पे अप्रूवल मिल चुकी है और डिक्लेयर किया गया है इस चीज़ को कि येस बैंक को 10,000 का फंड रेज करने के लिए वेरियस मोड से। अब देखना होगा वो किस तरीके से फंड रेज करते हैं। जो फंड रेज कर सकते हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट है QIP, ADR GDR के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एनी अदर सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टिबल इनटू एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर्स एंड इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसी और पब्लिक इशू। तो देखना होगा किस टाइप से फंड रेज किया जाता है। अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करें, जो ये थे फंडामेंटल्स, जो न्यूज धीरे धीरे चेंज होती हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू था, उसके बाद जो टाई अप्स किए गए थे, और पहले भी आपको जो भी न्यूज आती है उस चीज़ का पता ही है कैसे फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं और ओवर द टाइम धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। जब रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे थे, बट जो सेंटीमेंट बिगड़े थे, 17 रुपये का लेवल जब इसने ब्रेक किया था, दो चीज़ों की वजह से। एक तो फंड रेज करने की वजह से, जब पहले भी FPO आया था, फंड रेज इन्होंने किया था 27-28 रुपये के आसपास ये शेयर चला करता था और वहां से 11-12 रुपये के आसपास आया था। तो अब जब फंड रेज कर रहे थे तब एक मन में हर एक का डर था कि शायद शेयर काफ़ी नीचे जाएगा। और सेकंड जो था ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो नेगेटिव पूरी कमेंट्री टारगेट्स दिए गए थे वो 16 रुपये, 14 रुपये, 11 रुपये, और लारा कैपिटल 6 रुपये से भी नीचे उसने टारगेट्स दिए थे कि इस टाइप से काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं इनकी जो लोन बुक्स हैं और NPA काफ़ी हो सकते हैं और ये 6 रुपये से भी नीचे जा सकता है। तो मूविंग एवरेज अभी जो बता रही हैं स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, नो सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, एक न्यूट्रल है और एक बाय है। ऑसिलेटर्स 0 सेल है, 8 न्यूट्रल है और 3 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज बताया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर इसके ऊपर हो सकता है और नीचे की तरफ ये शेयर आ सकता है और वहाँ पर इसे अकोमोडेट करना चाहिए। अगर हम देखें 22 इंडिकेटर, इन दोनों को मिलाकर देखें ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज को, तो 22 इंडिकेटर ये हैं जिसके अंदर से 9 न्यूट्रल हैं, 9 सेल हैं और सिर्फ 4 अभी बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड इसके अंदर आ सकता है। और देख सकते हैं बाय की यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आवरली चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो स्टॉक है इस टाइप से आपको काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हमने जो है पहले जो सपोर्ट निकल कर इसके अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी जो शेयर है यहाँ पर काम कर रहा है
पहला जो सपोर्ट है इस रेड लाइन पर, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था, इसके ऊपर यहाँ भी सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया है तीसरी बार, चौथी बार यहाँ लिया है, पांचवी बार यहाँ लिया है। तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है 15.70 के आसपास का सपोर्ट निकल कर आता है। अगर ये इस स्पॉट को ब्रेक करता है, अगर बैंक निफ्टी में कोई गिरावट आती है या येस बैंक से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो ये शेयर अगर 15.70 65 को ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, तो ये 14.90 को रीटेस्ट कर सकता है। क्योंकि शेयर जो होता है हमेशा जो प्रीवियस लो जो होते हैं उसको रीटेस्ट करते हुए नजर आता है एक बार। तो 15 और 14.90 पे नजर रखनी चाहिए अगर ये 15.70 को ब्रेक करता है। यह है डाउन साइड के लेवल्स। अगर ये ऊपर बढ़ता है, कोई भी अच्छी न्यूज आती है, बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है इसे, तो यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस जो बनकर आता है वो 17 रुपए के आसपास का है और सेकंड रेजिस्टेंस है 17 रुपए 45 पैसे के आसपास, 40 पैसे के आसपास। तो पहला रेजिस्टेंस 17 रुपए से ऊपर इसे क्लोजिंग देनी होगी और सेकंड इमीडिएट ही है 17 रुपए 45 पैसे के आसपास का। अगर इन दोनों को ये ब्रेक करता है तो ये शेयर आपको अगेन 18.5 और 19 रुपए के बीच में जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद के टारगेट्स उसके बाद देखेंगे कि 18.5 को क्रॉस करता है तो क्या टारगेट्स आ सकते हैं। बट अभी जो सपोर्ट जोन है 15 रुपए 70 पैसे और 14 रुपए 90 पैसे पे नजर रखनी चाहिए और रेजिस्टेंस जो है 17 रुपए और 17 रुपए 45 पैसे। जिसको भी फ्रेश एंट्री लेनी है 17 रुपए 45 पैसे को जब ये क्लोज करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए और या फिर उसे 14 रुपए 90 पैसे और 15 रुपए के आसपास जो है एंट्री लेनी चाहिए। अभी एक आप देखेंगे एक दिन ये शेयर ऊपर जाता है और आगे नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे, इस टाइप से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। सेम वे में जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर इसने काफी कंसोलिडेट किया था। जब रिजल्ट्स आए थे तो इस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ था 17 रुपए को और इसने जो फंड रेज थे या फिर ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव न्यूज थी 17 रुपए के लेवल को ब्रेक किया और 15 रुपए तक आया था। अभी भी ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर के रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं, जिसको फ्रेश एंट्री करनी है और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है उसको इन लेवल्स के आसपास ही जो बाइंग जोन है, जो सपोर्ट जोन है, उसके आसपास ही एंट्री करनी चाहिए ताकि रिस्क कम हो, रिवार्ड अच्छे मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।